हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइब्रिनोजेन की कन्वर्जन में, ठीक है। 3 स्टेजेस ऑफ प्रीवियस लेक्चर को जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो पार्ट 1 है उसमें हमने सारा डिस्कस किया कैसे कन्वर्जन होती है फाइब्रिनोजेन की फाइब्रिन में और क्या कैसे होती है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटिव फैक्टर कैसे बनता है। तो इसमें फाइब्रिनोजेन की जो 3 स्टेजेस ऑफ कन्वर्जन होती हैं, प्रोटियोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन और स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है हाई फाइब्रिनोजन लेवल जो है वो अब कंडीशंस हमने देखनी है। ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये है कि कंडीशंस जो हैं वो कंडीशंस डिस्कस करनी है जिसमें हाई फाइब्रिनोजन लेवल जो है वो हमें जो है वो सीन होता है कौन सी कंडीशंस में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। बिकॉज क्योंकि हमें पता है प्रेगनेंसी में जो है हमारे एक्यूट फेस रिएक्टिव प्रोटीन जो है हाई हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारे लिवर से मोर ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। देन इन वुमेन टेकिंग द ओरल कंट्रासेप्टिव, उन कंडीशंस में जो है वो ज्यादा फाइब्रिनोजन होती है। इन पेशेंट इन हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स विच सच एज विथ थ्रोम्बोसिस, वो कंडीशन जिनमें जो है हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स होती है जिन पेशेंट्स में, तो उनमें ये फाइब्रिनोजन जो है वो ज्यादा हो जाती है। मींस के ये इसकी एक एग्जांपल ले लें, ये होती है एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है। लाइक एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम होता है, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में जो है हाई कोगुलेबल स्टेट होती है। उसके बाद फाइब्रिनोजन इज कंसीडर्ड एन एक्यूट फेस रिएक्टेंट, ठीक है। देखें ये एक्यूट फेस रिएक्टेंट होता है एंड देयरफॉर हाई लेवल में बी सीन इन स्टेट ऑफ एनी इन्फेक्शन, न्यूप्लाज्म, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज, नेफ्रोसिस में हेपेटाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द लिवर, लाइक कोई भी कंडीशन हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, ठीक है, कोई भी इंफ्लेमेशन हो उसमें होती है। एंड विद अदर कंडीशन लाइक कोई भी फिजिकल स्ट्रेस में ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कस अब मैं जो आपको बताने लगा हूं कि हो अक्यूट फेज प्रोटीन प्रोड्यूस, कैसे अक्यूट फेज प्रोटीन जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो है मैकेनिज्म है, आपने इसको समझना कैसे होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर ये साइट है, यहाँ पे हुई है इंजरी, ये काइंडली आप नोट कर लें क्या होता है, ठीक है। इंजरी हुई है, कोई भी इंजरी हुई है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है, इंजरी या इन्फ्लामेशन है, डेफिनेटली हमें पता है इंजरी होती है तो इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है वहां से जो है वो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। कौन से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज होते हैं। ये क्या काम करती हैं? ये हमारे जो है वो लिवर के पास जाते हैं, लिवर के पास जाते हैं, ठीक है। लिवर के पास जाती हैं और लिवर में हमें पता है हेपेटोसाइट्स होती हैं। ये है हेपेटोसाइट्स, उन ये जो हमारे लिवर को जो है हेपेटोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब हेपेटोसाइट्स को कहते हैं कि हाँ जो है अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करो, रिएक्टेंट जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोड्यूस करो। अब वो अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस की फाइब्रिनोजिन, वो होती है, ठीक है। देन होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और होती इसके अलावा जो होती है हेप्सिडिन, ठीक है। हेप्सिडिन वो प्रोटीन है जो कि आयरन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, आयरन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्रोल करती है ये। और नेक्स्ट जो है ये फाइब्रिनोजिन। अब ये फाइब्रिनोजिन है इसका हाई लेवल हो जाता है। ये फाइब्रिनोजिन क्या काम करती है? नेक्स्ट, ये फाइब्रिनोजिन हमारे अगर हमारे जब आरबीसी हमारे ऐसे ब्लड वेसल में जो होती हैं आरबीसीज, ठीक है,
ये उनके साथ क्लम्पिंग कर जाती है, लाइक ऐसे उनको जो है वो पकड़ लेती है उनके साथ। इस कंडीशन को जो है कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? इसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं, लाइक आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि हमारी अगर ब्लड वेसल्स हैं ये, ठीक है? अगर इसमें नॉर्मली आरबीसी ऊपर ऐसे सेंटर में जो है वो जा रहे होते हैं, ठीक है? ऐसे सेंटर जो है जा रहे होते हैं। लेकिन जब रोलेक्स फॉर्मेशन बन जाता है, तो हमारे आरबीसी ऐसे जो है सरफेस के साथ सेडिमेंटेशन हो जाती है उनकी। सेडिमेंटेट कर जाते हैं, लाइक सरफेस के साथ नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, क्योंकि ये देखिए ये क्लम्पिंग की वजह से जो है वो सेडिमेंटेशन हो गया। तो इसको हमने फिर जो है डिफरेंट इंफ्लेमेटरी कंडीशन में हमने अपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन करती हैं जिसको कहते हैं ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? ये सर ये मोस्टली हम इंफ्लेमेटरी कंडीशंस में चेक करते हैं कि कौन से हमारा लिवर कितनी फाइब्रिन प्रोड्यूस कर रहा है, और इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कितनी इंफ्लेमेशन हो रही है और कितना हो चुकी है, ठीक है? और कौन इंफ्लेमेशन कौन सी स्टेज पे है। लाइक इंफ्लेमेशन ज्यादा है तो ज्यादा ईएसआर रेट होगा, ठीक है? अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो ज़्यादा होगा, अगर इन्फ्लेमेशन कम है, तो ईएसआर रेट जो है वो कम होगा। तो ये जस्ट इसलिए होता है, ये एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि हमें जो है उससे पता चल जाता है कि इन्फ्लेमेशन कितनी हुई है, ठीक है? उसकी इम्पोर्टेंस के लिए ये ज़रूरी होती हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा क्या होता है, ठीक है? कि एक्यूट फेस रिएक्टेड प्रोटीन्स क्या होती हैं, तो इनका क्या मैकेनिज्म होता है, और इस तरह जो ये हमारे जो एक हम आपने कोई भी रिपोर्ट देखी होगी, डिफरेंट रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी जिसमें ईएसआर लिखा होता है। तो आपने उससे देखना है कि किसी भी बंदे को अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो अगर वो ज्यादा, आपने बताना है हाँ इसको ज्यादा इन्फ्लेमेशन हुई है, इसकी इन्फ्लेमेशन नॉर्मल नहीं है, लाइक नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आई, लाइक इंजरी जो हुई है वो नॉर्मल नहीं हुई, अभी इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है? तो ये जस्ट उसका क्लिनिकल जो है हम कोरिलेशन करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी। तो ये इसकी रीजन थी कौन-कौन सी कंडीशन में हाई होता है। देन है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाइब्रिनोजेन। देयर आर सेवरल कॉजेस फॉर डेफिशिएंसी ऑफ फाइब्रिनोजेन की डेफिशिएंसी इज लाइक सीवियर हेमरेज में, ठीक है? कंजेनाइटल डेफिशिएंसीज लाइक ए फाइब्रिनोजेनेमिया, लेक ऑफ फाइब्रिनोजेन, डिस फाइब्रिनोजेनेमिया लाइक अबनॉर्मल फाइब्रिनोजेन में होता है। देन एक्वायर्ड डेफिशिएंसी जो होती है वो आयरन लिवर डिजीज, क्योंकि ये लिवर प्रोड्यूस करता है, तो डेफिशिएंसी अगर लिवर कोई भी लिवर डिजीज में लाइक लिवर सिरोसिस में, जिसमें जो है वो फाइब्रोसिस हो जाती है, एक्सटेंसिव फाइब्रोनोडुलर जो है वो नोड्यूल्स बन जाती हैं हमारे लिवर में, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। देन डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, disseminated intravascular coagulation also called conceptive coagulation. In this condition, there is excessive formation of the microthrombi in the whole body, like whole small blood vessel जो होती है हमारी, वहाँ पे स्मॉल स्मॉल थ्रोम्बाई बन जाती हैं, मीन्स एक्सेसिव यूज हो जाता है फाइब्रिन का, फाइब्रिनोजिन का एक्सेसिव यूज हो जाता है वो थ्रोम्बिन बनाने में, ठीक है? और ये डिसेमिनेटेड मीन्स कि पूरी बॉडी में ये फैल चुका है, इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर कोagulation स्मॉल स्मॉल थ्रोम्बाई बन चुकी हैं, उसमें इसकी कमी होती है। देन फाइब्रिनोलाइसिन, अगर हम कोई भी फाइबर ज्यादा एक्सटेंसिव फाइब्रिनोलाइसिन हो जाए, तो उसमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थी इसकी, ठीक है? नेक्स्ट है फाइब्रिनो फैक्टर 1 फाइब्रिनोजिन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अ सबस्टेंस दैट क्लॉट एंड फॉर्म द फाइब्रिन, ये क्लॉट और फाइब्रिन बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट, clotting of fibrinogen is caused by addition of thrombin. Fibrinogen form in the liver. It is its normal concentration जो होती है वो 300 मिलीग्राम होती है in the plasma. It decrease below 100 मिलीग्राम, it cause the hemorrhage. Definitely, क्योंकि हाँ इसने जो है वो प्लेटलेट प्लग बनाना होता है। अगर इसकी लेवल, इसका वैल्यू, इसका जो कंसंट्रेशन है वो बिलो लेस देन 100 मिलीग्राम हो जाए, तो नो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी, सो इट विल लीड टू हाई लेवल, हाई चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है? हेमरेज हो जाएगी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजिन का जो फंक्शन हैं हमने वो डिस्कस करने हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो क्लोट को स्टिफनेस करती है, हाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटलेट बाइंडिंग, एक दूसरे के साथ जो है वो बाइंडिंग करती है, लाइक ऐसे जो है वो एक दूसरे को साथ बाइंड करती है, ठीक है, बाइंडिंग करती है। देन ब्लड विस्कोसिटी को हाई करती है, इंक्रीज द आरबीसी बाइंडिंग, increase the inflammation and decrease the clot pore size। देन उसके बाद जो है इंक्रीज फाइबर डेंसिटी एंड और डिक्रीज करती है फाइब्रिनोलाइसिस को। ये जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं फाइब्रिनोजिन के, ठीक है। ये देखें इसमें एक्सक्यूज मी, मोर एक्सटेंसिवली जो है वो मेंशन किया गया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइब्रिनोजिन। what uh, what are the functions of the fibrinogen? First of all, increase viscosity, then platelet aggregations by cross-linking the platelets, then modulates the endothelial functions, ठीक है। Then क्या करती है, promote the smooth muscles proliferation and migrations, results in the fibrin which bind to the lipoprotein LDL, low density lipoprotein। LDL जो होता है वो low density lipoproteins होता है, ठीक है। और ये जो है इसको बैड फैट भी बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली हाई चांसेस होते हैं इसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस के। इंटरेक्शन विद द बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मिनोजेन टू इट्स रिसेप्टर, उसको ज्यादा कर देता है। रिप्रेजेंट अ मेजर कॉज ऑफ एक्यूट प्रोटीन्स, ठीक है। देन सबस्ट्रेट फॉर द थ्रोम्बिन एंड द फाइनल स्टेप ऑफ कोगुलेशन कैस्केड, के ये थ्रोम्बिन के लिए और फाइनल स्टेप ऑफ कोगुलेशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इन फाइनल स्टेप ऑफ कोगुलेशन विच प्रोटीन या विच फैक्टर इज इन्वॉल्व, फैक्टर 1 इज इन्वॉल्व, फाइब्रिनोजिन इज फैक्टर 1, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हेमोस्टेसिस के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमने वो डिस्कस करने हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर अब जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये एक प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म है, कैसे होता है आपने इसको गौर से जो है वो समझना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर इंजरी होती है, देन क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है, प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है और क्या होता है, हमारा वन विलिब्रेंट फैक्टर जो एंडोथेलियल सेल्स पे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और प्राइमरी हेमोस्टेसिस मींस के प्लेटलेट प्लग बनता है, लाइक मींस के वन, ये हमारा एंडोथेलियल सेल्स पे वन विलिब्रेंट फैक्टर होता है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आके प्लेटलेट लग जाता है, मींस कि प्लेटलेट प्लग बन जाता है। देन कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होता है, जो कि क्या काम करता है, वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन आके अब क्लोट को जो है प्रॉपर ब्लड क्लोट बना देती है, लाइक उसको ये सेकेंडरी ब्लड क्लोट जो होता है वो किसमें, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये क्लोट हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, फिर प्लाज्मिन आती है। प्लाज्मिन का काम होता है जो क्लोट बन गया फाइब्रिन उसको डिसॉल्व कर देना और इसको जो है वो फाइब्रिनोलाइसिस और क्लोट डिग्रेडेशन कर देना, ठीक है। तो ये मेजर कंपोनेंट ऑफ हेमोस्टेसिस है। और एंटी थ्रोम्बोटिक कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ये अगर हमने एंटी थ्रोम्बोस जो बनाना है, ठीक है, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी ड्रग्स देनी है तो हम कोगुलेशन कैस्केड को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जिसकी वजह से जो लाइक डिफरेंट ड्रग्स देते हैं, लाइक एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, क्लोपिडोग्रिल देते हैं, ठीक है। और डिफरेंट ड्रग्स देते हैं एंटी थ्रोम्बिन, लाइक वारफरीन वगैरह, हेपरिन, वारफरीन, जो कि एंटी कोगुलेशन का काम करती हैं, ठीक है, लाइक हमने जो है वो कोगुलेशन नहीं करनी। तो नेक्स्ट, ब्लड क्लॉट क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन उसकी क्या होती है ब्लड क्लॉट की। ब्लड क्लॉट इज composed of meshwork of fibrin fibers running in all direction entrapping, इसमें blood vessels blood cells होते हैं, ठीक है, blood cells means, और platelets होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, and the fibrin fibers also adhere to the damaged blood vessels, therefore the blood clot become adherent to any vascular opening, thereby prevent the further blood loss। तो इसमें ब्लड क्लॉट की कंपोजिशन है, लाइक प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, ब्रोकन ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइक उसके बाद क्लोट होते हैं, फाइब्रिन होती है और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं। ये कंपोजिशन है, ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन है क्लॉट की, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्लॉट। तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड क्लॉट में, तो आपने इनको जो है वो रिमेंबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉट रिट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द
सीरम। क्लॉट रिट्रैक्शन मींस के ये सारा जो टॉपिक चल रहे हैं ये सारे काइंडली ये गाइटन के अकॉर्डिंग है। जैसे गाइटन में टॉपिक्स आ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, ब्लड के, ये लास्ट चैप्टर सेकंड लास्ट है आई थिंक, और जो ब्लड टाइप है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये ब्लड का हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये क्लॉट रिस्ट्रैक्शन जो है ये जैसे जैसे गाइडन में लिखा हुआ है वैसे उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने गाइडन जरूर रीड आउट करनी है। इसमें क्लॉट रिट्रैक्शन जो है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लॉट बाय द स्क्वीजिंग सीरम फ्रॉम द फाइब्रिन स्ट्रैंड्स, ठीक है, इसको क्लॉट रिट्रैक्शन कहते हैं। रिपेयर ऑफ द ब्लड वेसल वॉल कैसी होती है, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं रिबिल्डिंग ऑफ ब्लड वेसल वॉल, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब क्लॉट बन जाता है, जब ब्लीडिंग हो जाती है और हमने अब क्लॉट को फाइब्रिनोलाइसिस कर दिया, क्लॉट को जो है वो डिसोल्व करना है। डिसोल्व करने के बाद हमारी ब्लड वेसल कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिपेयर खुद होती हैं, उसमें प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर बनते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पैचेस जो हैं वो उसको कवर कर देते हैं, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो इसमें जो है वो आहिस्ता से, ठीक है, ये इसको उसको जो है इनहिबिट कर देता है, ठीक है। उसको कंप्लीट प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर जो है इस यहाँ पे पैच ऐसे बन जाता है ताकि उसकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रॉपर हीलिंग हो सके। देन स्टिमुलेटेड बाय द वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर, ये इसको वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर मींस के वेसल जो है उसके एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि ग्रोथ करते हैं फाइब्रोब्लास्ट की, वो इसको स्टिमुलेट करते हैं एंडोथेलियल से बाय एंड स्टोर द एंडोथेलियल लाइनिंग, और जो दोबारा लाइनिंग होती है डिफरेंट एंडोथेलियल लाइनिंग होती हैं, ठीक है, उसको रिस्टोर कर देते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर रिपेयर हो जाती हैं, ठीक है। ये इसका ब्लड वेसल मैकेनिज्म रिपेयर था, ठीक है, क्लॉट रिट्रैक्शन थी। आगे देखें क्लॉट रिट्रैक्शन में एब्सोल्यूटरी टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक फॉर ब्लड क्लॉट टू पुल अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, श्रिंकिंग मींस, तो इसको एब्सोल्यूटरी टेस्ट कहते हैं। The edge of the blood vessel wall at the point of injury are slowly brought together again to repair the damaged wall. It is used to evaluate and manage the blood platelet disorder, ठीक है, इंक्लूडिंग द ग्लेंसमैन थ्रोम्बेस्थीनिया, ठीक है, इसको ग्लेंसमैन थ्रोम्बेस्थीनिया जो है इसको इवेल्युएट करने के लिए होता है। सो क्लॉट रिट्रैक्शन डिपेंड प्राइमरली किस पे होती है, ऑन द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ब्लड क्लॉटलेट्स पे डिपेंड करती है, नंबर एंड एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। द टेस्ट इज रिलायबली, ठीक है, टेस्ट जो है वो क्या होता है, रिलायबल होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजन लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ओनली तब ये जो है ये रिलायबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली a blood clot will begin to retract from the wall of the tubes express within the 1 hour। तो ये जो है टेस्ट है, जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा टेस्ट हम करते हैं, एब्सोल्यूट टेस्ट जो है वो क्लॉट रिट्रैक्शन में करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बाजू का, जो है वो आ सकता है, ठीक है। 1 hour after the primary and secondary hemostasis clot retraction occurs, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं तो वहां पे क्या होता है, लैमिलीपोडिया होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स के ऊपर ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज सरफेस एरिया होती है प्लेटलेट्स का, जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और इजियर टू बाइंड फाइब्रिन मैश एंड एंडोथेलियल लाइनिंग, लाइक जब ये सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है तो ये उसके ज्यादा सरफेस एरिया होता है जो उसके साथ फाइब्रिन बाइंड हो, और फाइब्रिन बाइंड हो, ज्यादा स्टिकीनेस हो जाए, ठीक है, इसको क्लोट रिट्रैक्शन कहते हैं। ये आफ्टर प्राइमरी और सेकेंडरी हिमोस्टैसिस के बाद होता है, 1 आवर, 1 घंटे के बाद, टाइम आपने याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 आवर क्लोट रिट्रैक्शन कब होती है, आफ्टर 1 आवर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हिमोस्टैसिस। देन क्लोट रिट्रैक्शन एंड फाइब्रिनोलाइसिस, क्लोट must be stabilized and removed when damage has been repaired। क्लोट रिट्रैक्शन जो होते हैं एक्टिन और मायोसिन इन द प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट विद इन द 30 to 60 मिनट के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन पुल्स ऑन द फाइब्रिन स्ट्रैंड स्क्वीज सीरम टू फॉर्म clot। Serum in the plasma minus the clotting protein draws rupture blood vessels as together। just वही clot retraction की clot retraction क्या होती है, after 1 hour of primary secondary hemostasis, clot जो blood vessel सॉरी clot जो है वो उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, और उसका सरफेस एरिया लार्ज हो जाता है, मींस कि उसके साथ ज्यादा जो है वो प्लेटलेट जो है
और फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन स्ट्रैंड ज्यादा क्लॉट को कवर कर सके और ज्यादा स्टेबलाइज हो सके। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन? देखें पॉजिटिव फीडबैक ऑफ क्लॉट में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें स्टिमुलस होती है, लाइक कोई भी इंजरी हो गई है, यहाँ पे इंजरी है कोई, फीडबैक साइकिल इनिशिएटेड, यहाँ पे फीडबैक साइकिल इनिशिएट होता है, लाइक ब्रेक और टीयर इन द ब्लड वेसल वॉल में होता है। देन क्या होता है कि क्लॉटिंग अकर्स एज प्लेटलेट एडहेयर टू द साइट, क्लॉटिंग होती है तो रिलीज केमिकल्स अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट विच रिलीज मोर केमिकल्स। ठीक है, यहाँ से जब इंजरी होगी प्लेटलेट कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे, वो केमिकल्स रिलीज करेंगे, वो और ज्यादा प्लेटलेट्स को जो है रिक्वायरमेंट करेंगे, वो बुलाएंगे जहाँ पे इंजरी होती है। देन रिलीज केमिकल्स अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट विच रिलीज मोर केमिकल्स, कि जहाँ पे इंजरी होती है मोर केमिकल्स जो है वो मोर उस साइड पे इंजरी की तरफ आएंगे। ठीक है, देन क्लोटिंग प्रोसीड, न्यूली फॉर्म क्लॉट ग्रोस, कि क्लॉटिंग प्रोसीड होती है और न्यू जो क्लॉट होता है वो वहां पे बन जाता है। तो फीडबैक साइकिल एंड्स आफ्टर स्टील, लाइक जब वो सील ऑफ हो जाती है, ठीक है, वो सील ऑफ होने के बाद जो है वो जो फीडबैक पॉजिटिव मैकेनिज्म होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जस्ट याद रखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म के जब इंजरी होती है एक या दो क्लॉट प्लेट जो है वहां पे आके अटैच होती हैं, तो नेक्स्ट वो और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती हैं, लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2 हमने पढ़ा वो रिलीज करती हैं, दूसरे प्लेटलेट्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उस तरफ आए जहाँ पे इंजरी होती है, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। जस्ट इसको जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एग्जांपल्स हैं लाइक ब्रेक और टियर इन द ब्लड वेसल में, वाल में जब ब्रेक या टियर होता है इस एरिया में देखें हुआ है यहाँ पे। देन क्लॉटिंग अकर्स एंड द प्लेटलेट एडहेयर टू द रिलीज केमिकल, यहाँ पे जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं जो कि डिफरेंट जो है प्लेटलेट्स को जो है वो बुलाते हैं। ठीक है, देन रिलीज केमिकल अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स विच रिलीज मोर केमिकल, के दूसरे प्लेटलेट्स को अपनी तरफ बुलाते हैं, वो जब आ जाते हैं वो और केमिकल रिलीज करते हैं और फिर वो केमिकल और प्लेटलेट्स को जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्लोटिंग प्रोसीड अंटिल ब्रेक, जो वहां पे इंजरी होती है जहाँ पे जो ब्रेक होती है वो सील हो जाती है और न्यू क्लोट फॉर्म बन जाता है। ठीक है, क्लोटिंग प्रोसीड until break is new clot is formed। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, किस तरह जो है हेल्प करता है क्लोटिंग में। तो नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि इनिशिएशन ऑफ द कोगुलेशन फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, किस तरह जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो बनता है। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म हमने देखना है, सबसे पहले ट्रोमा टू द वेस्कुलर वॉल एंड एडजेसेंट टिश्यू होता है, सबसे पहले ट्रोमा टू द ब्लड, देन द के फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है, इसके कैसे बनता है, अब रीजंस हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीजन है कोई भी वेस्कुलर वाल है उसको ट्रोमा हो चुका है, ब्लड वेसल को ट्रोमा हो चुका है, तो उसमें कोलेजन जब एक्सपोज होता है, कोलेजन याद रखना है, कोलेजन जब एक्सपोज होता है तो वो जो है वो एक्टिवेट कर देता है किसको, प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। काइंडली ये गाइटन में भी सेम यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा गाइटन से लिया गया है। देन जो है वो सेकंड में जो है वो ट्रोमा टू द ब्लड, यानी कोई ब्लड ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कंटेंट ऑफ द ब्लड विद डैमेज एंडोथेलियल सेल्स आर विद द कोलेजन, वही सेम बात कि कोलेजन को अगर एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है, कोई वेसल इंजरी हो चुकी है, in each case of this lead to the formation of prothrombin activators which then cause prothrombin heavily, prothrombin activator जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। आगे थ्रोम्बिन जो है वो क्लॉट बनाएगी, लाइक थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगी, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगी, अब फाइब्रिन आगे क्लॉट बनाएगा। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म था कि किस तरह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंट पाथवेज होती हैं, बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे दैट बिगिन विद द ट्रॉमा टू द वेस्कुलर वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यूज बाय द बाय बिगिन इन द ब्लड, लाइक द पाथवे जो होता है वो ब्लड में स्टार्ट होता है। ठीक है, इन बोथ द एक्सट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ब्लड। ठीक है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे और यहाँ पे
इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे ये हमेशा ब्लड में स्टार्ट होता है, आपने याद रखना है। इंट्रिंसिक पाथवे जो है हमेशा ब्लड में स्टार्ट होता है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो ट्रोमा टू द वेसल जब वाल होता है तब स्टार्ट होता है, या सराउंडिंग टिश्यूज में होता है तब एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है, लेकिन इंट्रिंसिक जो है हमेशा ब्लड में स्टार्ट होता है। इन बोथ एक्सट्रिंसिक एंड द इंट्रिंसिक पाथवेज में अ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स जिसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो कहते हैं प्ले अ मेजर रोल। मोस्ट ऑफ दीज प्रोटीन्स आर इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होती हैं which convert to the active form. Their enzymatic action causes a successive cascade reaction for the clotting process. ठीक है कि ये जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होती हैं ये सारे बहुत इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर में जो होती हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जब वो एंजाइम एक्टिवेट होती हैं तो हमारा क्लोटिंग फैक्टर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सारे क्लोटिंग फैक्टर जो है हमारे लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। और विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर हैं वो कौन से हैं? विटामिन विटामिन जो है के डिपेंडेंट जो है वो 2, 7, 9, 10, ठीक है, विटामिन जो के डिपेंडेंट है। देन है क्लोटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड में, जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं अब हमने उनके बारे में डिस्कस करना है कौन कौन सी होती हैं। काइंडली ये गाइटन में भी सेम ये टेबल दिया गया, ठीक है, आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। फाइब्रिनोजन जो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। फैक्टर 1 इज द फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 जो है वो प्रोथ्रम्बिन है, और टिश्यू फैक्टर जो है इसको फैक्टर 3 बोलते हैं या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम जो है वो फैक्टर 4 है। फैक्टर 5 जो है वो पोर्सलिन लेबाइल फैक्टर या ग्लोबुलिन है, ठीक है। फैक्टर 5 जो है इसको सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर या प्रो कन्वर्टिंग स्टेबल फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर 8 एंटी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है, ये होता है। देन फैक्टर 9 प्लाज्मा प्रोथ्रम्बिन कंपोनेंट क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रिसमस फैक्टर जो है किसको कहते हैं? फैक्टर 9 को। देन फैक्टर 10 जो है स्टॉर्ट फैक्टर या स्टॉर्ट पावर फैक्टर कहते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर जो है वो 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी इसको कहते हैं। फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर 13 जो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। हाई मोलेकुलर वेट काइनोजिन जो है वो सॉरी प्री कैलिकरिन जो होता है वो फ्लेचर फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। प्री कैलिकराइन जो होता है उसको फ्लेचर फैक्टर कहते हैं। ये प्री कैलिकराइन जो होता है ये प्रिकर्सर होता है ब्रैडीकाइनिन का, इससे ब्रैडीकाइनिन प्रोड्यूस होती है। हाई मोलेकुलर वेट काइनोजिन जो होते हैं उसे फिर गैलर्ड फैक्टर या हाई मोलेकुलर वेट काइनोजिन भी कहते हैं, ठीक है। देन प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये जो है क्लोटिंग फैक्टर है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, कौन सा फैक्टर को क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन को, और फैक्टर 5, 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी फैक्टर हैं सारे इनको क्या इनके नेम्स याद होने चाहिए आपको। जस्ट यही टेबल कर लें अगर वो ऊपर जो है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। फैक्टर 1 जो है वो फाइब्रिनोजन है, फैक्टर 2 प्रोथ्रम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 जो है कैल्शियम आयंस, और फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 7 जो है स्टेबल फैक्टर, देन फैक्टर 8 जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, एंड फैक्टर 10 जो है स्टॉर्ट फैक्टर, और 11 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एंड फैक्टर 12 जो है हैजमैन फैक्टर। नेक्स्ट देखें, इसमें जो है वो फैक्टर 13 जो है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से याद रखना है कौन कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अकर बाय 2 पाथवेज के थ्रू होता है। कैसे होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। Extrinsic pathway initiated by the substance outside the blood, like tissue thromboplastin factor 3 इसको एक्टिवेट करता है, या कोई भी ट्रोमा जो है वो हमारे ब्लड वेसल सर्कुलेशन, ठीक है,
टिश्यूज को, कोई भी ट्रॉमा वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करता है, लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो उसको भी फैक्टर 3 जो प्लाज्मा में होता है, मींस कि ये हमेशा ब्लड में एक्टिवेट होता है। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन द टू पाथवेज इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation, ठीक है। इन दोनों पाथवेज में जो है वो कोऑपरेशन होता है, ठीक है। इसमें अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 रिलीज फ्रॉम डैमेज, जो ब्लड वेसल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ से जो है वो डैमेज हो चुका है, ये क्या करेगा, ये फैक्टर 3 जो है रिलीज करेगा। देन वेस्कोवाल कंसिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन, इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं। फैक्टर 3 एक्टिवेट फैक्टर 7 ने फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद, ये फैक्टर 7 को 7 एक्टिवेशन, ए मींस के एक्टिव कर देगा। देन फैक्टर 3 5 7 ए कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एक्टिवेट द फैक्टर 9 10। तो ये क्या करेगा, ये फैक्टर के कम, ये फैक्टर 3 एंड फैक्टर 7 जो है ये एक्टिवेट होके क्या करेगा, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा, लाइक 10 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम की प्रेजेंस में हो जाएगा 10, कैल्शियम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है फैक्टर 10 विद फैक्टर 5 प्लेटर फास्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लाइक देन ये फैक्टर जो है 10 क्या करेगा, फैक्टर 5 को एक्टिवेट कर देगा, लाइक वी फैक्टर 5 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्ट ऑन द प्रोथ्रोम्बिन, और इस तरह जो है ये आगे जो है वो हमारे इसको एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है वो उसको एक्टिवेट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्ट ऑन द प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग टू थ्रोम्बिन, ठीक है। देन एक्ट द फाइब्रिनोजन कन्वर्टिंग कन्वर्टेड टू फाइब्रिन मोनोमर। अभी ये फिक्र ना करें, ये सारा पाथवे जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ आगे क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे, टिश्यू इंजरी होती है, कोई भी टिश्यू इंजरी हुई, अब ये टिश्यू इंजरी जब होती है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है 10 को एक्टिव करता है। अब 10 जो है वो 5 के साथ 7 के साथ एक्टिवेट होता है, तो कैल्शियम के साथ जो है वो एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है, ठीक है। फैक्टर जो 10 है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है। देन नेक्स्ट है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो है ये एक्सपोजर ऑफ द ब्लड टू द the blood to the damaged endothelial and the rough endothelial collagen and contraction with the water stable surface initiate the activation of the intrinsic pathway, ठीक है। कैसे 3 to 4 मिनट में ये टर्मिनेट हो जाता है, लाइक कंट्रैक्शन ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 7 इंटू फैक्टर 12 इंटू 12 को एक्टिवेट हो जाता है। देन फैक्टर 12 एक्टिवेट द फैक्टर 9 इंटू 9 देन 9 फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करता है सॉरी 11, ठीक है। 12 जो है वो 11 को करता है, और 11 जो है वो क्या किसको करता है, 9 को करता है। अब 9 जो है जब एक्टिवेट हो जाता है, वो 9 जो है वो किसको करता है, वो 8 को करता है, ठीक है। 8 को फैक्टर को 8 करता है, वो कैल्शियम के साथ मिलके, और PF3 एक्टिवेटेड जो है वो 10 को करता है। अब 10 अल्टीमेटली हमें पता है वो प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को करता है, ठीक है। तो इसमें मींस के सबसे पहले क्या है हमारे पास, फैक्टर 12 है। 12 जब एक्टिवेट होता है, ये किसको कन्वर्ट करता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये 11 को एक्टिवेट करता है। ये 11 है, 11 को ऐसे एक्टिवेट कर देगा। जब 11 एक्टिवेट होगा तो 11 नेक्स्ट हमारे पास 9 को एक्टिवेट करेगा, लाइक ये फैक्टर 9 है, ये ऐसे इसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब फैक्टर 9 जो है हमें पता है ये 10 को एक्टिवेट करता है, 10 और ये 10 ए, जिनके साथ ए लिखा है वो एक्टिवेटर होते हैं, लाइक वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब 10 जो है हमें पता है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो नेक्स्ट फाइब्रिन, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो नेक्स्ट क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में,
ठीक है। ये थ्रोम्बिन जो है ये क्या किसको कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन जो है वो क्लॉट बनाएगी, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म हो गया कैसे क्लॉट बनता है, तो कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट होता है और ये सारा होता है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप काइंडली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है वो इन दोनों पाथवेज में डिफरेंस देखना है, क्या क्या डिफरेंस होता है इन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में। ये है इंट्रिंसिक पाथवे और ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास जो सबसे पहले डिफरेंस है वो है इंट्रिंसिक पाथवे रेफर टू द मल्टीपल कैस्केड ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन एक्टिवेटेड बाय ट्रॉमा टू इनसाइड द ब्लड वेसल्स में, के इनसाइड ब्लड वेसल्स जब भी कोई एक्टिवेट होगा तब होगा, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल सरफेस वगैरह जो है उसको इंजरी हो जाए, इसीलिए इसको एक्सटर्नल कहते हैं। अब इंटरनल जो है एक्टिवेटेड बाय इंटरनल ट्रॉमा, लेकिन एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल ट्रॉमा से होता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसमें फैक्टर 8, 9, ठीक है, 11 और 12 जो है इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसमें फैक्टर 7 इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है इंट्रिंसिक फैक्टर स्लो होता है और जो एक्सट्रिंसिक है वो फास्ट होता है। नेक्स्ट इसमें देखें कि जो इंट्रिंसिक होता है वो 10 टू 20 15 टू 20 सेकंड्स में होता है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होता है वो 2 टू 6 मिनट्स में होता है, ठीक है। और इंट्रिंसिक रिक्वायर आयनाइज्ड कैल्शियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 9 बाय फैक्टर 9 है, ठीक है, कि इसमें जो है इंट्रिंसिक फैक्टर में कैल्शियम की जरूरत होती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है रिक्वायर बोथ कैल्शियम एंड टिश्यू फैक्टर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 9 एंड फैक्टर 7 ए, ठीक है। इसमें दोनों जो है एक्टिवेटर की जरूरत होती है। तो काइंडली आपने ये डिफरेंस जो है अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कोगुलेशन कैस्केड। क्या होता है, कैसे ये एक्टिवेट होता है, इसमें डिफरेंट पाथवेज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक्टिवेट होता है।